कर दें? कर दो। स्लाइड शो लाना, स्लाइड शो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्सट्रीम लाइफ अकेडमी। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा टॉपिक है जो सीडीपी का थर्ड चैप्टर आता है, आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ लेंगे कि आनुवंशिकता है क्या, किससे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। वैसे तो मैंने पिछले चैप्टर में भी हेरिडिटी का बहुत बार वर्ड आया और उसके बारे में मैंने बताया, लेकिन आज यहाँ ये जो चैप्टर है ये स्पेशली हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर ही चैप्टर है, और इसका बालक पर क्या इफेक्ट पड़ता है, शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बुद्धि पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, सीखेंगे। और सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो आनुवंशिकता का अर्थ क्या है? हेलो मैम, हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो मैम, आवाज आ रही है? ओके। होगी, क्लास कंटिन्यू करिए। हाँ, तो फिर हाँ, वंशगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो क्या होता है, जो माँ बाप होते हैं वो अपने माता पिता से अपनी पीढ़ियों से, यानी दादा दादी नाना नानी से जो भी गुण है वो लेकर के आते हैं। फिर जब उनके बच्चे होते हैं तो उनके गुण बच्चे में आते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है,
और ये कभी भी रुकता नहीं है, ठीक है। माता पिता से उनके बेटे में, फिर उनके बाल बच्चे, जब उनकी शादी हुई तो उनका गुण उनके बच्चे में आते। तो यही हेरिडिटी या आनुवंशिकता यही है कि गुणों का, वंशानुगत गुणों का, यानी माता पिता और उनकी अगली पीढ़ी का जो गुण है वो बच्चे में आना, ठीक है। और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कंटिन्यू स्थानांतरित यानी चलता रहता है, स्थानांतरित होता रहता है। माँ बाप से उनके बच्चे में, फिर उनके जब वो माँ बाप बनते हैं तो फिर उनके बच्चे में, तो ये जो प्रक्रिया वो चलती रहती है, ठीक है। और हेरिडिटी जो, उसके बारे में एक बात याद रखना है कि ये जो गुण होता है वो दुनिया में आके चेंज नहीं कर सकता, वो नेचुरली बच्चा ले करके आता है। जिसमें आप इस तरीके से आप समझ लेते हैं कि समझ लीजिए कि जैसे बच्चों का नाक नक्श हो गया, उसकी हाइट हो गई, उसकी क्या कहते हैं आइज का रंग हो गया, उसके हेयर का कलर्स हो गया, ये जो होता है इसको यहाँ आकर के वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और वो क्या होता है, वो अपने माता पिता से या अपनी अगली पीढ़ी से लेकर के आता है, ठीक है। जैसे कि ये क्या हो गया, अगर माता पिता अगर गोरे हैं या उनका नक्श बहुत अच्छा है तो बाल बच्चे भी उसी तरीके से लेकर के आएंगे। या कोई किसी पीढ़ी में लोग की हाइट बहुत कम है तो अगली पीढ़ी तक उसकी हाइट कम होती रहती। तो ये सारी चीजें हैं। और बहुत सारी डिजीज अगर आप ले बीमारी की बात करते हैं तो वो भी एक क्या होता है, वो भी वंशानुगत होता है जो बच्चा ले करके आता है। जैसे कि आप समझ लीजिए आज कल जो बहुत आम बीमारी हो गई, डायबिटीज, थायराइड या कैंसर या और सारी जो ये बहुत सारी डिजीज है, वो भी क्या होती है, ज्यादातर वंशानुगत होती है। यानी अगली पीढ़ी में अगर उससे कोई पीड़ित है तो हो सकता है बच्चे को 50% चांसेस होते हैं कि वो मतलब एक एज के बाद उसको भी ये बीमारी हो। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, वंशानुगत होती हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। तो आनुवंशिकता का अर्थ यही है, आनुवंशिकता और हेरिडिटी का अर्थ यही है कि वो माता पिता के गुणों का और अगली पीढ़ी यानी दादा दादी, नाना नानी के गुणों का बच्चे में आना, और उसका एक उसके बच्चे से उनके बच्चे में, इस तरीके से ये प्रक्रिया जो कंटिन्यू चलती रहती है, और वही हमारा आनुवंशिकता है, ठीक है। आनुवंशिकता के माध्यम से फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल गुणों का स्थानांतरण होता रहता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि आनुवंशिकता है तो उसमें अगर माँ बाप का शारीरिक विकास शरीर जैसा होगा, उसका मानसिकता जैसी होगी, अगर संवेग जैसा होगा, उस सोशल जैसा होगा, तो वो बच्चों में आएगा, ठीक है। वो वंशानुगत तरीके से वो बच्चा ले करके आएगा। तो ये बताया, ये लाइन ये बता रहा है कि आनुवंशिकता के माध्यम से फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल गुणों का स्थानांतरण होता है माँ बाप से बच्चों में, फिर जब वो माता पिता बनते हैं तो उनके बच्चों में, वैसे ये स्थानांतरित ये प्रक्रिया होती रहती है। इस चीज को याद रखना है। यहाँ पर ये वाला जो लाइन है इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे मार्क कर देती हूँ। अर्थ में जब भी आपको पूछा जाए या फिर कभी क्वेश्चन भी आ सकता है कि आनुवंशिकता आखिर है क्या, तो एक गुण वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही आनुवंशिकता है, ठीक है। और आनुवंशिकता के अंतर्गत जो भी है माता पिता का जो फिजिकल है, कॉग्निटिव है, इमोशनल है, सोशल है, सारे गुणों का स्थानांतरण किसमें होता है, बच्चे में होता है। जेम्स ड्रवर जी हैं जो जिन्होंने आनुवंशिकता का जो परिभाषा है वो समझ लीजिए, याद रखना चाहिए कुछ बातें। शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से, देखिए जैसे मैंने पहले यहाँ पे ऊपर अर्थ में समझा दिया था, उसी तरीके से इन्होंने अपना डिफिनेशन दिया है। जेम्स ड्रवर के अनुसार शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतान में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। ये जेम्स ड्रवर जी ने कहा, जो एक क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे जेम्स ड्रवर। तो सीटेट में इस तरीके का एक क्वेश्चन आ सकता है कि शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतान में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता है। ऐसा ये वर्ड किसने, ऐसा सेंटेंस किसने बोला, ये सेंटेंस किसका है, तो आप वहां पे जेम्स ड्रवर
जी का नाम लीजिएगा, नाम टिक कीजिएगा। ऐसे तो इसको याद होना ही चाहिए, याद तो करने वाली चीज़ है, ये माइंड में आ ही जाएगी। तो सिर्फ जेम्स डरबर याद करना है। और भी बहुत सारे हैं जो जिनका पहले नाम होता तो ज़्यादातर उनके बारे में। एक और है वुडवर्थ जी और H.S. पीटरसन, जिसका मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ उन्होंने क्या बोला था। वुड प्राप्त करता है, वांशिकों का करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जी है, उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से जो अपने माता पिता से, यानी उस बच्चे के दादा दादी, परदादा दादी, यानी उस मतलब पीछे की ओर बढ़ जाइए तो पूर्वज से जो विशेषताएं लेकर के आते हैं, ठीक है, वो तो क्रिया चलती रहती है, तो पूर्वज से जो विशेषताएं प्राप्त करती है उसे हम वांशनुकर्म कहते हैं। ये वुडवर्थ जी ने बताया था। ठीक है, हो गया ये कंप्लीट हमारा। अब इसका आनुवंशिकता का इफेक्ट पढ़ना। इफेक्ट क्या है, मतलब कौन कौन सी चीज पर, यानी हमारे शरीर पर आनुवंशिकता का हमारी बुद्धि पर यानी इंटेलिजेंसी पर, हमारे कैरेक्टर पर क्या इफेक्ट क्या इफेक्ट करता है आनुवंशिकता, जो है इफेक्ट क्या करता है ये। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। अब हेरिडिटी का इफेक्ट क्या है, तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ फिजिकल सिम्टम, यानी फिजिकल मतलब शारीरिक शारीरिक लक्षणों का क्या प्रभाव है हेरिडिटी पर। हेरिडिटी का शारीरिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम इंग्लिश में इफेक्ट ऑफ फिजिकल सिम्टम को इंग्लिश में, ये हिंदी में हम बोलेंगे शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, ठीक है, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। तो इसमें बालक के शारीरिक मतलब फिजिकल, आप बता दिए, फिजिकल मतलब शारीरिक होता है, तो शरीर पर जो हेरिडिटी का प्रभाव होता है या गर्भ से बच्चा लेके आता है शरीर उसका, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि बालक का रंग रूप, शारीरिक गठन, ऊंचाई का निर्धारण उनके वांछनीय गुणों का आधार पर होता है, ठीक है। बालक का जो रंग है, अगर बच्चा गर्भ से गोरा है तो गोरा ही रहेगा, गर्भ से वो काला है तो काला रहेगा, या उसका शारीरिक गठन, अगर वो दुबला पतला हुआ है तो वो आगे चल करके, लेकिन शारीरिक गठन जो होता है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रिशन देकर के, अच्छा न्यूट्रिशन देकर के यहाँ पर आप उसको थोड़ा चेंजिंग किया जा सकता है बच्चे में, अगर अच्छा न्यूट्रिशन आप देते हो, ठीक है। लेकिन अगर वांछनुगत यानी हेरिडिटी के कारण अगर वो बीमार पैदा हुआ तो फिर वो कुछ ना कुछ आगे जाके लाइफ में भी उसे कुछ ना कुछ लगा रहेगा, या कुछ ना कुछ बीमार, या उसका गठन अगर शुरू से ही खराब है, यानी उसके कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम है या उसके कुछ शरीर के इंटरनली पार्ट में प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा बालक को, तो वो वांछनुगत होता है, जिसे आज तो हमारा मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गया तो कुछ चेंजेस हो सकती है, लेकिन वो एक लेकर के आता है बच्चा जो कभी कभी उसके लिए लाइफ में मुश्किल हो जाता है, जो उसे शरीर को इफेक्ट करता है हमेशा के लिए,
ठीक है। उसके सोशल, उसके शारीरिक विकास को, मेंटल विकास को, सारे विकास को वो इफेक्ट करेगा अगर शरीर का गठन उसका सही ना हुआ होगा तो, ठीक है। और ऊंचाई का निर्धारण, ऊंचाई अगर बच्चा अगर माँ बाप का हाइट कद है या उनके वंश में हाइट कम है या बहुत ज्यादा है, तो बच्चे का हाइट भी उसी आधार पे होगा, या तो वो लंबे होंगे या वो फिर नाटे होंगे। तो ऊंचाई का निर्धारण भी क्या हेरिडिटी के वजह से होती है, वंश के वजह से। वंश से बच्चा वो ले करके आता है कि वो कितना ऊंचा होगा, कितना हाइट होगा, वो अपने माँ बाप का लेता है या अपने पूर्वजों का लेता है, ठीक है, उस हिसाब से। तो यहाँ पर यही फिजिकल में यही रंग रूप हो गया, आकार हो गया, शारीरिक गठन हो गया, ऊंचाई हो गया, ये सारी चीजें का निर्धारण उसके आनुवांशिक गुणों का, आनुवांशिक गुणों में ये सब चीजों का निर्धारण आनुवांशिक गुणों के वजह से होता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड आ गया हेरिडिटी, बालक की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी प्रभाव, हाँ, हेरिडिटी बालक के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी चलता है। यहाँ हेरिडिटी क्या है, बालक के वृद्धि और विकास दोनों को इफेक्ट करेगा, जैसा कि ऊपर में दिखाया गया है। सेकंड है, थर्ड है कंसेप्शन ऑफ टाइम, मेल और फीमेल। जब अब बच्चा कैसे होता है, ठीक है, जब बच्चे का जब माँ बाप का जर्म सेल यानी मेल और फीमेल का जर्म सेल एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर वो फर्टिलाइज होता है, ठीक है। और फर्टिलाइज एक जो होता है वो क्या होता है, जो जब एक फर्टिलाइज हो जाता है उसे हम जायगोट कहते हैं। जिसमें क्या होता है, जायगोट में 22 पेयर्स फीमेल्स का और 22 पेयर्स मेल का होता है, दोनों मिला के 46 होते हैं, जिसमें कि जो 23 जो 23वां जो ये होता है जर्म सेल, वो से सेक्स हार्मोन कहते हैं, जो क्या निर्धारण करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। तो वो भी क्या होता है, वो भी वांछनुगत होता है। यहाँ पे लिखा हुआ कंसेप्शन के टाइम मेल और फीमेल का जर्म सेल मिलकर जो फर्टिलाइज की प्रक्रिया होती है उस पर फर्टिलाइज एक का जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइज एक जो हो जाता है उसे हम जायगोट कहते हैं। उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे यहाँ लिखा 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 23 फीमेल का और 23 फीमेल का और 23 मेल का, सॉरी यहाँ पे मेल होना चाहिए था, थोड़ा टाइपिंग गलती हो गया। 23 फीमेल का और 23 मेल का होता है, जिसमें 22 पेयर दोनों में सेम होते हैं, 22 पेयर दोनों में मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, और 23 पेयर जो होता है वो सेक्स पेयर कहलाता है। और ये वाला जो 23वां पेयर होता है यही डिसाइड करता है कि लड़का या बच्चा या फीमेल होगा या मेल होगा। तो इसका भी हेरिडिटी का इफेक्ट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं और कुछ बता देते हैं हम, जिसमें या जो पेयर होते हैं किसी जोड़े में दोनों जीन प्रखर होते हैं और समान लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आप देखिएगा अगर कोई जुड़वा बच्चा है तो उसमें भी क्या होता है, वो एक सेम होते हैं, मतलब उनकी शक्ल और वो रंग रूप थोड़ी समानता होती है, तो वो किसके कारण, वो वांछनुगत यानी हेरिडिटी का इफेक्ट होता है। और बाहर आकर के वो उसका बाहर जब वो पैदा हो जाते हैं फिर वो हेरिडिटी का मतलब न्यूट्रिशन के कारण या इन्वायरमेंट के कारण फिर उनका अलग अलग विकास हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो उनकी रंग रूप है और शक्ल है वो दुनिया में आने के बाद भी सेम ही रहेगी, मतलब मिलती जुलती रहेगी। तो वो किसके कारण, हेरिडिटी के इफेक्ट कारण, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं ज्यादातर। तो ये हो गया हमारा हेरिडिटी का क्या था, शारीरिक लक्षण पर क्या प्रभाव है हेरिडिटी का, ये हो गया। नेक्स्ट, ऑफ इंटेलिजेंसी, मतलब बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, बोलिए आप उसको। तो बुद्धि तो अगर देखा जाए तो बुद्धि तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, या इंटेलिजेंसी, मेंटल डेवलपमेंट, ये सब सारी ये चीज तो किसी भी बालक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर इंटेलिजेंसी अगर सही नहीं है, यानी बुद्धि आपकी ठीक नहीं है, बुद्धि आपकी मंद है,
तो आप आगे आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। आप अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज़ों को अच्छी समझ नहीं गए, कोई भी आप स्किल डेवलप करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हेरिडिटी का कुछ इफेक्ट पड़ता है बुद्धि पर, क्योंकि अगर देखा जाए कि अगर माता पिता अगर किसी के मंद बुद्धि हैं तो बेटा या बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर मंद बुद्धि हो सकते हैं, ठीक है। वो कभी कभी इफेक्ट नहीं भी पड़ता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर मंद बुद्धि माता पिता है तो बच्चे भी उसके मंद बुद्धि ही होंगे, ठीक है। और बाकी सारी अलग चीजें हैं, वो तो मैंने बताया कि जो न्यूट्रिशन का इफेक्ट होता है कि अगर माँ के घर में बच्चा है, अगर वो सही डाइट नहीं ले रही, जिसके कारण भी उसका फिजिकल मेंटल विकास सही से नहीं होगा। लेकिन अगर न्यूट्रिशन लेने के बावजूद सारा चीज मतलब लेने के बावजूद अगर बच्चा वो हेल्दी ग्रोथ नहीं करता या उसका इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धि उसकी ज्यादा शार्प नहीं हो पाती, तो वो किसका वजह होगा? वो इंटेलिजेंसी की वजह हो, मतलब वो हेरिडिटी की वजह होगी, क्योंकि माँ बाप का जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंसी है, वो मंद है। तो इसमें यही बताएगा। गोडार्ड एक वैज्ञानिक है, गोडार्ड एक मनोवैज्ञानिक है, जिनके अनुसार उन्होंने क्या बोला? गोडार्ड के अनुसार मंद बुद्धि माता पिता के, देखिए यही बताया कहा है कि गोडार्ड जी ने कहा कि मंद बुद्धि माता पिता के अनुसार माता पिता के नहीं की। उन्होंने ऐसा रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद ही उन्हें ये पता चला कि जिन बच्चे के माता पिता का जो माइंड होता है वो अगर मंद होता है, मतलब मंद बुद्धि के वो होते हैं, तो हो सकता है कि उसके बच्चे भी क्या हो, मंद बुद्धि के हों। उन्होंने ऐसा रिसर्च किया और उन्हें ऐसे पता चला, ठीक है। उन्होंने ये अपना तर्क दिया है कि मंद बुद्धि माता पिता के संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि के माता पिता के संतान तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, और मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात, और ऑटोमेटिक बात है कि मानसिक क्षमता के अनुकूल ही उनका इमोशनल विकास होगा। ऑटोमेटिक आप अपनी इमोशन को सही से बाहर नहीं ला सकते हैं, आपका इमोशन भी खराब होगा। बुद्धि से ही इमोशन जुड़ा हुआ है, क्योंकि सारा माइंड का ही है। अब आप बेवजह हंसना या खुशी के माहौल में रोना या क्या कहते हैं उसको, गम के माहौल में हंसना, इस तरीके की चीजें अगर आप करते हैं तो वो किसका इफेक्ट है? मंद बुद्धि के कारण आप अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा सकते। तो मानसिक क्षमता के अनुकूल, जिसका मानसिक क्षमता जैसा होता है उसी के अनुकूल वो किसका क्या होता है? इमोशनल विकास होता है। ऐसा इन्होंने किसने कहा है? सब गोडार्ड जी ने। गोडार्ड एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। बालक का संवेग जिस प्रकार विकसित होगा, उसका सोशल कॉग्निटिव मोरल लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उसी प्रकार का होगा, ठीक है। ये भी सही बात है कि बालक का अगर क्या कहते हैं, संवेग जिस प्रकार का विकसित होगा, अगर आपका इमोशन जिस प्रकार का है, तो उसी प्रकार आप सोशल कॉग्निटिव और मोरल लैंग्वेज यानी मोरल लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उसका उसी प्रकार का होगा। अगर आपका इमोशन सही से डेवलप नहीं किया तो आप सोशल की यानी समाज की लोगों को, समाज की जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो रीति रिवाज हो, कल्चर हो, खाने पीने का ढंग हो, अच्छाई बुराई हो, ऑटोमेटिक अगर आपका संवेग आपके काबू में नहीं है तो आपका ये सोशल डेवलपमेंट है वो इफेक्ट करेगा। कॉग्निटिव तो इसी से जुड़ा हुआ, मानसिक विकास जो इमोशनल से ही जुड़ा हुआ है। आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आपका मेंटल विकास नहीं हुआ, वह इमोशनल विकास नहीं, तो लैंग्वेज बोलने में भी मुश्किल होगी और आपका भाषा का विकास भी सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक, ठीक है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक यानी जिसका क्या कहते हैं, इमोशन का जो इमोशन जिसका असंतुलित होता है, बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। असंतुलित मतलब बैलेंस, अगर बैलेंस नहीं हो पाता है किसी बालक का, तो अन्य गंभीर कार्यों में भी वो ध्यान नहीं देते हैं और इस प्रकार उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। यानी वो गंभीर कार्यों में जो जिसको बोला जाए कि जैसे शिक्षा अगर ग्रहण करना हो, कोई इम्पोर्टेंट काम उसको दिया जाए,
कोई स्किल अगर वो सीखना चाहे, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, बहुत सारी स्किल्स है दुनिया में, अगर वो कोई स्किल सीखना चाहे तो अगर उसका संवेग काबू में नहीं होगा तो वो अनगंभीर काम नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सारी इफेक्ट क्या है, इंटेलिजेंसी की इफेक्ट है। बुद्धि को क्या लर्निंग से भी जोड़ के देखा जाता है कि अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लास में बच्चे जो मतलब मंद बुद्धि यानी उनका बुद्धि उतना तेज नहीं होता है, तो टीचर को बहुत बार समझाने पढ़ाने के बावजूद अगर टीचर उससे क्वेश्चन करता है तो वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है। इसका वजह क्या होता है, और अन्य बच्चे तो समझ जाते हैं क्योंकि वो अगर दूसरे बच्चे जिनकी बुद्धि तेज है वो समझ रहे हैं, वो अगर क्वेश्चन पढ़ाने के बाद अगर टीचर उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो जवाब दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिनकी बुद्धि मंद है तो वो टीचर के पढ़ाए गए बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो बुद्धि को लर्निंग से भी जोड़ के देखा जाता है क्योंकि बुद्धि और लर्निंग का बहुत गहरा संबंध है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको इसको बता देती हूँ कि बुद्धि और लर्निंग का एक गहरा संबंध है। अगर आपकी बुद्धि सही नहीं है तो आपकी लर्निंग बहुत इफेक्ट करेगी। आप चीज़ों को अगर जब आप एजुकेशन लेंगे तो आप एजुकेशन में जब आगे बढ़ेंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। आपकी योग्यता उतनी नहीं हो पाएगी कि वो आप पढ़ाई को समझ पाए, उसे समायोजन कर पाए, नई नई चीज़ों को सीख पाए अगर आपकी बुद्धि मंद है तो। दूसरी बात, अगर बच्चे को बुद्धिमंद है लेकिन अगर उसका परिवार, उसका समाज, उसका विद्यालय का भी अगर क्या कहते हैं व्यवस्था ठीक नहीं है तो वो और नीचे डाउन हो सकता है, ठीक है, लाइफ में अपने। लेकिन अगर मंद बुद्धि के बाद अगर उसको बहुत सारी चीजें अगर प्रोवाइड की जाए, अगर उसे अच्छा परिवार मिले, अच्छा समाज उसे मिले, अच्छा विद्यालय में स्कूल में उसको पढ़ाया जाए तो हो सकता है कि उसका मंद बुद्धि होने की वजह से भी उसको लाइफ में कुछ वो ग्रोथ कर पाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर मंद बुद्धि है तो उसकी लाइफ पूरी खराब हो गई। लेकिन ये इफेक्ट किसका है, हेरिडिटी का इफेक्ट है। ये बताया यहाँ पे जा रहा है कि हेरिडिटी का जो इफेक्ट है वो क्या होता है, बच्चे के शरीर पर, बुद्धि पर, सभी पर बराबर रूप से पड़ता है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंसी में इतना ही था। अब चरित्र पे चलते हैं कि चरित्र क्या, हेरिडिटी का जो इफेक्ट वो चरित्र पर कैसा पड़ता है। तो चरित्र मतलब आपका कैरेक्टर कैसा है, आप समाज में किस कैरेक्टर के हो। तो वो कुछ जो चरित्र है वो माता पिता का भी कुछ असर पड़ता है और माता पिता के माहौल का असर बच्चों पर पड़ता है, जिसके कारण उसका चरित्र डेवलप होता है। ये तो वांछनीय तरीके से कैरेक्टर अपना लेके, अगर डोनाल्ड जी ने यह कहा है, डोनाल्ड जो हमारे मनोवैज्ञानिक है उन्होंने बताया है कि माता पिता के चरित्र का इफेक्ट भी बालक है। अगर माता पिता का कैरेक्टर सही ना हो तो वो बच्चे में उस कैरेक्टर का वो कैरेक्टर बच्चे में आ सकता होती है। ये हेरिडिटी का इफेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी वही चीज होती है कि अगर बच्चे का, माता पिता का अगर कैरेक्टर खराब है तो ऑटोमेटिक अगर वो वांछनीय तरीके से तो वो लेके आया ही है, और कैरेक्टर खराब है तो बाद में भी वो वही चीज उनसे सीखेगा, दुनिया में आकर भी वो वही चीज उनसे सीखेगा। तो वांछनीय तरीके से भी और इन्वायरमेंट के वजह से भी, क्योंकि जब वो घर से पैसा लेकर के आया, स्थानांतरण हुआ उन गुणों का, और अगर वो दुनिया में आया उनकी कैरेक्टर सही नहीं तो वो उस सब, क्योंकि समाज, परिवार ही बालक का फर्स्ट समाज होता है, तो वो उनसे वही चीजें सीखेगा, ठीक है। तो दोनों चीज मिलकर के बच्चा क्या होगा, उसका भी कैरेक्टर माँ बाप के जैसा ही होगा या होने लगेगा, ठीक है। सेकंड, बच्चों के चरित्र पर उनकी हेरिडिटी का इफेक्ट स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसलिए माता पिता का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे यही बता रहा है कि माता पिता का जो है कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर वो वांछनीय तरीके से लेकर के आया है, लेकिन यहाँ पे एक और सिचुएशन इस तरीके की हो सकती है कि अगर वो माता पिता से अगर उसको कुछ गुण अगर लेकर के भी आया वो कैरेक्टर का, लेकिन अगर उसको दुनिया में आकर के वो माता पिता उन्हें अलग मतलब
अलग इन्वायरमेंट देते हैं और अलग उनको अलग शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे उसका कैरेक्टर चेंज हो, ऐसा भी देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि कैरेक्टर का भी इफेक्ट माँ बाप का आता है बच्चों में हेरिडिटी की वजह से। तो इसमें 3 चीजें थी जो मैंने बता दिया। हेरिडिटी में 3 चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया, फिजिकल और इंटेलिजेंसी पर क्या, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है हेरिडिटी का, बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है और चरित्र का क्या प्रभाव पड़ता है। अब बात आती है इन्वायरमेंट की कि इन्वायरमेंट का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि आज का चैप्टर ही यही है, आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव। तो आनुवंशिकता हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इन्वायरमेंट की ओर। ठीक है, आप चलते हैं। आनुवंशिकता हमारा कंप्लीट हो गया। आनुवंशिकता में मैंने पढ़ा दिया कि आनुवंशिकता का अर्थ क्या है और शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है और चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये तीनों चीजें क्लियर कर दिया मैंने। अब चलते हैं नेक्स्ट, जिसका जो टॉपिक है वातावरण यानी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि बच्चे के विकास में ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चैप्टर यही बताता हमें। तो इन्वायरमेंट का अर्थ क्या है, वातावरण। पर्यावरण क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका क्या अर्थ है, परि एवं आवरण। परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर से घिरा हुआ, और आवरण का अर्थ होता है ढकना। तो इन्वायरमेंट का अर्थ यही बताने की कोशिश की जाती है। पर्यावरण 2 शब्दों परि एवं आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर से घेरने वाली चीज, चारों ओर से जो हमें घेरे हुए है। जिसमें क्या हो गया, चारों ओर से हमें क्या घेरे हुए है, तो उसमें हम क्या आ जाता है, प्राणी यानी मनुष्य, जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु, ये सारी चीजें क्या हमें चारों तरफ से घेरी हुई हैं। यही ना इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का अर्थ क्या, परि प्लस आवरण। परि के मतलब हो गया क्या, चारों ओर से घिरा हुआ, और आवरण के मतलब ढकना, जो हमें चारों ओर से ढका हुआ है। तो पर्यावरण जो हमारे चारों ओर से ढके हुए, वो क्या, इसमें कौन कौन सारी चीज आ रही है, तो मानी सी बात है कि प्राणी यानी मनुष्य आ रहा है, जल आ रहा है, वनस्पति है, वनस्पति मतलब चारों तरफ से जंगल, पहाड़, पेड़, पठार हो गए, नदी है, ये बहुत सारी समुद्र हो गए, ये सारी चीजें क्या है, हमारे चारों ओर से हमें घेरी हुई है। यही क्या है, यही इन्वायरमेंट है। इसे क्या कहते हैं हम, ये चीज जो हमें चारों तरफ से घेरी हुई, इसे हम वातावरण कहते हैं, या वातावरण का अर्थ यही है। ये सब मिलकर क्या कहते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसे वातावरण का पोषण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन चीजों को हम क्या कहते हैं, जैसे कि मनुष्य, पहाड़, पठार, नदी, समुद्र, तालाब, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें हम लोग को घेरे हुई चारों तरफ से, और ये पर्यावरण का पोषण यानी पर्यावरण का ये न्यूट्रिशन है, ठीक है। और ये सारी चीजें मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं। तो पर्यावरण से अर्थ समझ में आ गया कि पर्यावरण है क्या, परि प्लस आवरण। परि मतलब चारों ओर से घिरा हुआ, और ढकना जो हमें चारों ओर से ढके हुए है, जिसमें आप हवा, वायु, पानी, जल, पठार, ये सारी चीजें हमें घेरी हुई चारों तरफ से, और ये वातावरण का क्या है, न्यूट्रिशन है।
और इनका एक मनोवैज्ञानिक इन्होंने क्या बोला, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। इना स्ट्रेसी के अनुसार, इना स्ट्रेसी ने क्या बोला, उनके अनुसार पर्यावरण वह चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। जीवन के अलावा ऑटोमेटिक आप मतलब आपका लाइफ है, लेकिन उसके अलावा पर्यावरण हमें इफेक्ट करती है ना। अगर हम जो हम पानी पी रहे हैं, अगर जल की व्यवस्था हमारे चारों ओर नहीं हो, अगर फ्रेश एयर की व्यवस्था हमारे चारों ओर नहीं हो, अगर क्या कहते हैं, अगर पेड़ पौधे हमारे चारों ओर नहीं हो, तो ये क्या करेगी, हम लोग के लाइफ को इफेक्ट करेगी। अगर गंदा जल की व्यवस्था हमारे चले, तो हम अगर स्वच्छ जल अगर हम नहीं पीते हैं, तो हमारे बदन में बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है। दूसरी बात, अगर फ्रेश एयर हम नहीं ले रहे हैं, या हमारे चारों तरफ एयर जो है वो प्रदूषित एयर है, तो वो भी हमारे बॉडी को इफेक्ट करेगा। और दूसरा क्या चीज है, अगर पेड़ पौधों की कमी है, तो पेड़ पौधे के क्या करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अगर हमारे और चारों ओर अगर पेड़ पौधे नहीं है, तो पेड़ पौधे अगर नहीं है, तो वो हमारे पर्यावरण को इफेक्ट करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि एनस स्टेसी के अनुसार पर्यावरण वो चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा, यानी हमारी लाइफ के अलावा उसे प्रभावित करती है, यानी हमारे जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। यानी हमारी जीवन जो है, अगर लेकिन इन सारी चीजें अगर हमारे पास पर्यावरण की ये सारी चीजें जो हमारे पास सही नहीं है या प्रदूषित है, तो ये सारी चीजें हमें इफेक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि मौसम इफेक्ट करती है। अगर ठंडा है तो वो हमें इफेक्ट करता है, गर्मी है तो वो इफेक्ट करता है। तो जीवन को ये इफेक्ट करने वाली चीज होती है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या आ गया, वो क्लियर हो गया सारा। अब इसका इफेक्ट क्या है, ये तो अर्थ और परिभाषा हो गया। एनवायरमेंट का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है, तो ये सारी चीजें हो गई क्लियर। अब हम इसका इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एनवायरमेंट का इफेक्ट क्या है। इसमें है वर्सेटाइल इफेक्ट ऑन द बॉय, यानी बालक पर बहुमुखी प्रभाव डालता है कौन, इन्वायरमेंट। यानी बहुमुखी मतलब चारों तरफ से, बहुमुखी मतलब हर तरीके से इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट बालक को। चाहे वो फिजिकल यानी शरीर पर इफेक्ट हो, चाहे वो कॉग्निटिव यानी मानसिक यानी दिमाग पर, इंटेलिजेंसी पर इफेक्ट हो, चाहे वो उसका संवेग पर इफेक्ट हो, चाहे वो समाज पर इफेक्ट हो। तो इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है वो बहुमुखी इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है इन्वायरमेंट का। वही चीज इसमें बताया जाएगा कि बालक पर बहुमुखी प्रभाव पड़ता है। इन्वायरमेंट बालक के फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल आदि सभी चीजों को प्रभावित करता है। इसकी पुष्टि एवरॉन जी ने की है। एवरॉन हमारे वैज्ञानिक थे, एवरॉन एक वैज्ञानिक थे, नहीं सॉरी, इसकी पुष्टि एक एवरॉन बालक के द्वारा की गई है। ठीक है, एक एवरॉन एक जंगली बालक का उदाहरण हमें मिला है। ठीक है, इस बालक को जन्म के बाद क्या हुआ था, भेड़िया उठा करके ले गए थे, भेड़िया उठा करके ले गए थे और उसका पालन पोषण जंगली पशुओं ने किया। ठीक है, तो और वो कुछ शिकारियों ने उन्हें 1799 में यानी 1799 में उस एवरॉन बालक को पकड़ लिया गया। जिस वक्त उसकी आयु कितनी थी, जिस वक्त उसकी आयु 11 से 12 वर्ष की थी। उसकी आकृति पशुओं जैसी दिखती थी, क्योंकि
और वह हाथ पैर उसी के समान यानी पशु के जैसा ही चलता था, वो कच्चा मांस खाता था और उसे मनुष्य वाली भाषा बोलने का ज्ञान नहीं हो पाया था, बोलने और विचार करने की शक्ति उन्हें में नहीं आ पाई थी। वो जो है तो यही बताया गया कि बच्चा जो था एबरॉन एक बालक मिला, जिसे जिसे क्या हुआ था, जब वो पैदा हुआ था तो उसे जंगली भेड़िया उठा करके ले गए थे, ठीक है। और वो 12 साल तक जंगल में रहा और जंगल के जानवरों के साथ रहा। तो क्या हुआ, वो जंगल वाले इन्वायरमेंट में रहा। वो उन्होंने क्या देखा कि जब वो 7 साल या 8 साल के बाद जब उसकी तो मतलब उसने देखा कि जानवर कच्चा मांस खाते हैं तो कच्चा मांस खाने लगा। हो गया। और जंगल में क्या होता है, जंगल में जानवर रहते हैं, वो पेड़ पौधे को खाते हैं, 4 पैर से हाथ पैर चलते हैं। तो वो क्या हुआ, देख देख कर क्या हो गया, जानवरों जैसा बन गया, ठीक है। तो ये किसका इफेक्ट हुआ, ये इन्वायरमेंट का इफेक्ट हो गया कि वो मनुष्य होने के बाद भी वो एक जानवर बन गया। क्यों बन गया जानवर भाई, क्योंकि वो उसके इन चारों तरफ का जो आवरण था वो एक जंगल का आवरण था। उसके चारों जो रहने वाले चीज थे वो जानवर थे, मनुष्य नहीं थे, ठीक है। तो उसने उन्हीं के जैसा खाना सीख लिया, उन्हीं के साथ जो चीज वो खाते थे, कच्चा मांस और कच्चा फल, पेड़ पौधे ये सब खाते थे, वो उसी से वो चीज खाना सीख गया और उन्हीं की तरह चलना सीख गया। वो उसे कोई एजुकेशन मिली नहीं तो उसके लैंग्वेज का भी विकास नहीं हो पाया। वो मनुष्य वाली विचार करने की शक्ति का विकास उसके अंदर नहीं हो पाया। और जब उसे 1799 में पकड़ लिया गया और पकड़ के जब उसे एक सभ्य समाज में लाया गया, यानी इन्वायरमेंट में मनुष्य में उसे लाया गया, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो सभ्य समाज में उसको रहने के बावजूद भी वो एक शिक्षित बनने का प्रयास, जो उसको शिक्षित करने का जो प्रयास था वो विफल हो गया। उसे लोग शिक्षित नहीं कर उसे ऐसा इन्वायरमेंट उसे मिला कि वो जानवर जैसा हो गया। बाद में उसे उस बच्चे को पकड़ा गया, जब उसको शिक्षा की व्यवस्था की गई, सारी सब चीजें मतलब जो भी मनुष्य जो चीज यूज करता है वैसे उसको सारी चीज प्रोवाइड करा गई, लेकिन फिर भी वो मनुष्य नहीं बन पाया। क्योंकि वो उसका बच्चा से जो मतलब जब वो बच्चा था उसका एनवायरनमेंट खराब हो गया, वो जंगल के का एनवायरनमेंट सीख गया और जानवर जैसा वो बिहेव करने लगा। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि इन्वायरमेंट जो होता है वो बालक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर हेरिडिटी से वो कुछ लेकर भी आया है, लेकिन अगर इन्वायरमेंट उसको अच्छा दिया जा रहा है, यानी वंशगत तरीके से कुछ अगर वो लेके भी आया माता पिता से, लेकिन अगर उसे दुनिया में आकर अच्छा इन्वायरमेंट उसे मिल रहा है तो वो एक अच्छा सभ्य बालक बन सकता है और अच्छा मतलब उसका विकास, उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे बताने का मकसद यही है कि ये चीज जो बताई गई है, मनोवैज्ञानिक जो बताया और ये बालक जो मिला है उनको, उस पर रिसर्च करके ये चीज बताई गई है कि बहुमुखी प्रभाव डालता है। कौन? इन्वायरमेंट जो है वो बहुमुखी वर्सेटाइल इफेक्ट करता है बच्चे को, जिसमें वो फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल सभी तरीके से इफेक्ट पड़ता है। यानी उसके डेवलपमेंट पर इन सारी चीजों का बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि बहुमुखी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है इन्वायरमेंट का। अब मेंटल डेवलपमेंट पे क्या, यानी मानसिक विकास पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका इन्वायरमेंट का। तो सही सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलने पर मेंटल डेवलपमेंट भी सही नहीं हो पाता है। उसके मेंटल डेवलपमेंट की गति काफी धीमी हो जाती है। अब बच्चा मान लिया कि माइंड का तेज है, यानी उसकी इंटेलिजेंसी तेज है, लेकिन उसे दुनिया में आकर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दिया गया है, तो उसका क्या होगा, उसके आसपास का सामाजिक अगर अच्छा समाज नहीं है, उसके आसपास की संस्कृति अच्छा नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं है, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट क्या होगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट प्रभावित होगा। अगर वो गर्भ से भी माइंड का तेज होकर आया, यानी तेज तीव्र बुद्धि का है, अगर उसे दुनिया में आने के बाद अच्छा समाज मतलब आसपास के समाज के लोग सही नहीं है, वहाँ की संस्कृति सही नहीं है, तो वो सारी चीजें उसे इफेक्ट करेंगी और वो जिस समाज में रह रहा है और जिस कल्चर में रह रहा है, जिस कल्चर में और जिस समाज में वो रह रहा है, वो
उन्हीं की चीजों को सीखेगा और उन्हीं के जैसा ही बनेगा। तो ये चीजें उनको मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, यानी मानसिक विकास को उसके प्रभावित करती है। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके समाज में कुछ बुराई है, जैसे कि लोग शराब पीते, जुआ खेलते हैं और क्या कहते हैं उसको, शिक्षा की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, लोग शिक्षित नहीं है, वहाँ पर की जो कल्चर है, जो संस्कृति है वहाँ पर की वो सही नहीं है, तो बच्चा क्या होगा, बच्चा जब समाज में जाएगा तो बुरी चीज़ों को सीखेगा। वो देखेगा कि अन्य समाज के लोग जुआ खेल रहे, शराब पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो भी वही चीज़ सीखेगा। अगर समाज सभ्य है, मतलब अगर आसपास के लोग देखेगा कि पढ़े लिखे हैं और अच्छा काम करते हैं, तो वो उससे वही चीज़ सीखेगा। तो ये क्या हो गया, उसके मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा और उसी तरह उसका विकास होगा। अब बात करते हैं फिजिकल, यानी शारीरिक, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन्वायरमेंट का ये फर्स्ट था, लेकिन मैंने पहले वो पढ़ा दी, ठीक है कोई बात नहीं है। तो इफेक्ट ऑफ फिजिकल डिफरेंसेस, यानी फिजिकल मतलब शरीर का इन्वायरमेंट के से, इन्वायरमेंट के वजह से जो शरीर पर इफेक्ट पड़ता है उसमें ये बताया जाएगा। तो फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं इन्वायरमेंट की वजह से, जैसे व्यक्ति की शारीरिक लक्षणों वैसे तो वंशानुगत होते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट के इफेक्ट की वजह से लोग के शरीर में बहुत डिफरेंसेस देखा जाता है। जैसे कि पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों का छोटा और मैदानी एरिया में रहने वाले लोगों का कद लंबा होता है, ठीक है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि वंशानुगत तरीके से तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नाक, नक्श, ये चीज माता पिता से लेकर के आते हैं, लेकिन अगर उस पीढ़ी के लोग कंटिन्यू एक मतलब अलग इन्वायरमेंट उनका, जैसे कि बताया जा रहा है कि जो लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो उनके ज़्यादातर उस एरिया के लोगों में क्या देखा जाता है कि उनका कद छोटा होता है और गठीले टाइप के होते हैं, ठीक है। और जो लोग मैदानी इलाके में रहने वाले लोग थे, वो कंटिन्यू मैदानी इलाके में रहते हैं, तो उन लोगों का जो कद है वो लंबा होता है। जैसे एक चीज़ और आप देख लीजिए कि ठंडे देश में रहने वाले जो, मतलब ठंडा देश है, यूरोपियन देश में जो ठंडा ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पर रहने वाले लोग क्या होते हैं, गोरे होते हैं और लंबे होते हैं, तो वो उनका इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है। और अगर आप अफ्रीका चले जाइए, अगर अफ्रीका देश में देखिएगा, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पर के लोग क्या होते हैं, वहाँ पे के लोग ज़्यादातर काले होते हैं। तो ये गोरा काला जो क्या हो रहा है, ये इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी है, क्योंकि बच्चे तो वो सब, मनुष्य तो सब एक ही हैं, ठीक है, लेकिन वो इन्वायरमेंट अलग अलग उनका है, तो उसी का इफेक्ट के कारण कोई गोरे हो रहे हैं, कोई काले हो रहे हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि फिजिकल डिफरेंसेस भी इन्वायरमेंट के कारण देखा जाता है। जैसे पहाड़ी एरिया में छोटे और मैदानी में बड़े होते हैं, क्या कहते हैं, ठंडे देश में रहने वाले लोग गोरे और गर्म देश में रहने वाले लोग काले होते हैं। तो ये हो गया फिजिकल डिफरेंसेस। इस प्रकार देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गर्म एरिया में रहने वाले लोगों का रंग काला और ठंडे एरिया में रहने वाले लोगों का रंग गोरा होता है। तो फिजिकल डिफरेंसेस में यही सारी चीज़ आ जाएंगी। अगर फिजिकल डिफरेंसेस, अगर क्वेश्चन इस टाइप से अगर आ जाए कि व्यक्ति के शरीर का कद लंबा, छोटा या काले गोरे होने की प्रक्रिया हो रही है, जो तो वो किसके हो सके, तो वो इन्फेक्शन में, तो आप इन्वायरमेंट वहां पर चूज कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, इफेक्ट ऑन सुपेरियरिटी ऑफ स्पाइसेस, मतलब प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। प्रजाति मतलब अगर आपका प्रजाति श्रेष्ठ है, ऊंचा है, तो उसका भी इफेक्ट आपके इन्वायरमेंट का, वो भी एक इन्वायरमेंट है, तो इसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है। कुछ प्रजातियों की जो बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वांछित ना होकर वातावरणीय होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ प्रजाति की बौद्धिक श्रेष्ठता, यानी जिनका बुद्धि बहुत ज्यादा अच्छा है, का कारण
हेरिडिटी ना होकर क्या होता है, उसका इन्वायरमेंट होता है। वो लोग इसलिए ज़्यादा डेवलप करते हैं क्योंकि उनके पास अच्छी क्वालिटी की शिक्षा, कल्चर, सोशल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले लीजिए तो अगर कोई मानव आदमी के बेटे को जंगल में छोड़ दिया जाता है तो वो जंगली बनकर निकलेगा, और छोटे घर के बालक को अच्छी एजुकेशन, कल्चर और अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए तो वो अच्छा इंसान बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि एक प्रजाति की श्रेष्ठता भी बहुत इफेक्ट करता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी का माँ बाप बहुत ऊंचे प्रजाति का, ठीक है, ऊंचा है मतलब अच्छा, उसका माँ बाप का जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छी उसकी शिक्षा की व्यवस्था है, सारी चीजें हैं, बहुत बड़ा आदमी वो बना है, लेकिन अगर उसके बच्चे को कहीं ले जाकर के गांव में छोड़ दिया जाए, ठीक है, उसके बच्चे को गांव में छोड़ दिया जाए तो गांव में क्या होगा, गांव पर वहाँ पर का इन्वायरमेंट अलग होगा, वहाँ पर वैसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी और अच्छे उसको एजुकेशन अच्छा नहीं दिया जाएगा, और बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चे के डेवलप के लिए वो प्रोवाइड अगर नहीं की जाएगी तो वो एक अच्छे घराने का लड़का है, बड़े घर का लड़का है, उसके माँ बाप की बुद्धि तेज है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो गांव में चला गया, वहाँ का एनवायरनमेंट अगर अलग है, नीचे क्वालिटी का है, तो वहाँ से बच्चा अच्छा बन के नहीं निकल पाएगा, वो अपने माँ बाप की तरह तेज बुद्धि का नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वहाँ पर इन्वायरमेंट उसे इफेक्ट करेगा। अगर वो उसका तेज बुद्धि भी है, सब कुछ अच्छा है और वो अच्छे माँ बाप का, अच्छे घराने से भी है, लेकिन उसका इन्वायरमेंट वहाँ पर सही नहीं है तो वो अपने माँ बाप के जैसा नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर किसी गांव के बच्चे को ला करके आप शहर में छोड़ देते हैं, ठीक है, और उसकी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर देते हैं, उसको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो बच्चा एक गांव में रहने वाला बच्चा से एक शहर में रहने वाले, हालांकि वो नीचे क्वालिटी का बच्चा, नीचे मतलब माँ बाप की उसकी बुद्धि उतनी, मतलब माँ बाप उतना डेवलप नहीं है उसका, ठीक है, उसके माँ बाप की जो सुपीरियरिटी वो नीचे है, लेकिन वो नीचे प्रजाति का, लेकिन अगर वो उसे अच्छा उसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, अच्छी शिक्षा की उसकी व्यवस्था की जा रही है, अच्छी न्यूट्रिशन उसे दिया जा रहा है और आसपास की चीजें जो उसे सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो वो एक अच्छा वो अच्छा मतलब एक सभ्य इंसान और बड़ा आदमी बन सकता है। देखिए यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कुछ प्रजाति की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशगत ना होकर वातावरणीय होता है। वे लोग इसलिए अधिक विकास कर पाते हैं क्योंकि इनके पास श्रेष्ठ शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वातावरण उपलब्ध होता है। उदाहरण के तौर पर एक महान व्यक्ति के पुत्र को अगर ऐसा जगह छोड़ दिया जाए जहाँ शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध ना हो तो वो अपने माता पिता की तरह बनना संभव नहीं है, वो अपने माता पिता की तरह महान नहीं बनेगा। तो प्रजाति की श्रेष्ठता हो गई, प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव ये हो गया इन्वायरमेंट के वजह से भी बच्चे क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं। अगर वो माता पिता उनकी तेज बुद्धि के भी, लेकिन उनका इन्वायरमेंट अगर सही नहीं मिल रहा है तो वो आगे उनका विकास इफेक्ट करेगा। मेंटल डेवलपमेंट तो मैंने पढ़ा दिया, वर्सेटाइल इफेक्ट हो गया, और अब क्या बचा है, अब फैक्टर्स है क्या, यानी इन्वायरमेंट संबंधी कारक, यानी फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स पढ़ लेते हैं कि इन्वायरमेंट को कुछ फैक्टर जो कारक हैं जो इफेक्ट करते हैं, उसमें आ जाएगा मोरल फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया, कल्चरल फैक्टर हो गया। तो मॉरल फैक्टर में भौगोलिक परिस्थिति, यानी आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जैसे कि वहाँ की जलवायु हो गई, वहाँ का जल हो गया, ठंडे गर्म एरिया का प्रभाव हो गया, जैसे कि अगर ठंडा एरिया में रहने वाले लोग हैं तो वो सुंदर, गोरे, लंबे होते हैं, तो ये मॉरल फैक्टर के अंदर आएगा, ठीक है। और गर्म एरिया के रहने वाले लोग थोड़े काले से होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, बुद्धि भी इनकी थोड़ी कम होती है, अगर गोरे लोगों को देखा जाए तो बुद्धि थोड़ा ज़्यादा होती है, काले लोगों की बुद्धि थोड़ी सी वहाँ पर, तो वो मोरल फैक्टर के अंदर आ जाएगा, यानी इन्वायरमेंट का वो मोरल फैक्टर है, जिसमें क्या हो जाएगा, ठंडे प्रदेश के व्यक्ति सुंदर, गोरे, सुडौल और बुद्धिमान होते हैं और इनमें धैर्य बहुत अधिक होता है। और गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग क्या होते हैं, काले, चिड़चिड़े और आक्रामक स्वभाव के होते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण हो सकता है वो चिड़चिड़े हो जाते होंगे और तुरंत में उन्हें गुस्सा आ जाता होगा, तो उनका माइंड भी क्या है, अगर इन्वायरमेंट गर्म है तो उनका माइंड भी गर्म है। और ठंडे देश के लोग थोड़ा बौद्धिक क्षमता उनकी तेज होती है और थोड़ी कूल माइंड के होते हैं। तो मॉरल फैक्टर ये हो गया इन्वायरमेंट का।
सोशल फैक्टर यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, तो नॉर्मल सी चीज़ है, तो मैंने ऐसे ही समझ जाना चाहिए कि मोरल फैक्टर के अंदर यही हो गया। भौगोलिक परिस्थिति के कारण जो मानव में चेंजेस हो रहे हैं उसे हम मोरल फैक्टर के कह रहे हैं। मोरल फैक्टर है वो उनका, जैसे गर्म ठंडे में रहने वाले प्रदेशों के लोगों में मैंने बताया। सोशल फैक्टर क्या हो गया, समाज का जो इफेक्ट पड़ा, मतलब सामाजिक कारक हो गया, जो समाज के रीति रिवाज हो गए, समाज के रहन सहन हो गया, वहाँ की परंपराएं हो गई, पारस्परिक अंतःक्रिया हो गई, मतलब आदमी एक दूसरे से किस प्रकार से मिल रहा है और क्या आदान प्रदान हो रहा है उनके बीच में, तो ये पारस्परिक क्रिया हो गई, रीति रिवाज हो गई, धार्मिक हो गया, धर्म हो गया, किस तरह का धर्म है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है सोशल फैक्टर में, जो ये भी इन्वायरमेंट ही है बाहर का एक तरीके का, तो ये सोशल फैक्टर है। इकोनॉमिकल फैक्टर की आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी, यानी फाइनेंशियली आप अगर मजबूत है तो आप, मानी सी बात है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे जा करके, और आपको बचपन से सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे वो न्यूट्रिशन के मामले में हो, चाहे वो रहना हो, पहनने का मामला हो, यानी कपड़े का मामला हो, अच्छा कपड़ा पहनेंगे अगर आपके पास पैसा अच्छा, तो आप हर एक चीज़ आप हर जगह जाके घूम सकते हैं, अच्छी आपकी शिक्षा की व्यवस्था होगी। तो ये सब इकोनॉमिकल फैक्टर है, जो अगर आप ऑटोमेटिक अगर आप अच्छा शिक्षण ग्रहण करेंगे और सारी चीज़ें आपको अच्छी मिलेगी तो आपका डेवलपमेंट अच्छे से होगा। और एक गरीब बच्चा जो होता है, जिसको कोई चीज़ नहीं मिल पाती है, जैसे कि उसको सबसे पहले उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, तो उसका डेवलपमेंट विकास जो होता है, उसका विकास जो होता है प्रभावित होता है। तो ये क्या हो गया, बाहर का इन्वायरमेंट है जो क्या कर रहा है, मानव के विकास को का फैक्टर, इफेक्ट करने का फैक्टर है, कारक है, जिसके कारण बच्चे का विकास जो है वो कम हो रहा है। कल्चरल इफेक्ट हो गया, कल्चर में सांस्कृतिक कारक में हो, वो रहन सहन, पूजा पाठ, यही सारी चीजें। सामाजिक और संस्कृति तो मिली ही होती है, समाज और संस्कृति एक दूसरे से मिली हुई है। समाज यानी सोशल फैक्टर और कल्चरल फैक्टर एक दूसरे से मिला ही समझा जाता है। रहन सहन, खान पान, पूजा पाठ, रहने यानी पहनने ओढ़ने का ढंग, और क्या कहते हैं, बड़े से छोटे से बात करने का ढंग, संस्कृति में यही चीज़ आ गया कि कुछ संस्कृति के लोग बड़े छोटे में कुछ तहजीब होती नहीं है, वो मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, तो बच्चा भी वही चीज़ सीखेगा और उसका क्या होगा, संस्कृति विकास इफेक्ट करेगा। तो फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट में यानी वातावरण का कारक, ये सब सारी चीज़ें हैं जिसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मोरल, सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल इफेक्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमारा जो सेशन है कंप्लीट हो गया है, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑफ इन्वायरमेंट का। कल हम इसका क्वेश्चन बैंक करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।